तो दोस्तों अक्सर एक सवाल उठता है कि एमका की तरह टेड बीएफ को डायरेक्टली फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट क्यों नहीं बना देते, क्योंकि वैसे ही मॉडर्न वॉरफेयर का जमाना है। ऐसी परिस्थिति में 5.5 प्लस कैटेगरी का बनाने से अच्छा है कि इसे फिफ्थ जनरेशन का बना दिया जाए, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हम लोग मैनेज कर ही रहे हैं। केवल एक इंटरनल वेपन बे वगैरह लगाकर जो थोड़ी बहुत और जरूरत है उसे पूरा करने के बाद हम लोग टेड बीएफ को बड़ी आसानी से फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। तो ऐसा भारतीय नेवी के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे कुछ बेसिक से कारण है। सबसे पहला जिसमें कारण आता है इसका मेंटेनेंस। डेक से ऑपरेट होने वाले कोई भी फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट हो वो कई गुना ज्यादा मेंटेनेंस आपसे मांगते हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक बड़ी फ्लीट को मेंटेन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम लोग एग्जांपल अमेरिका का ले सकते हैं। अमेरिका के F-35 बहुत ही ज्यादा खर्चीले हैं। कारण है कि उनको खरीदना तो मुश्किल है ही है क्योंकि कीमतें ज्यादा है, लेकिन उनके ऊपर मेंटेनेंस जितना लगता है वो भी बहुत ज्यादा है। इनकी स्टेल्थ कोटिंग भी खराब हो जाती है। इनके लिए ऐसी हैंगर्स वगैरह भी आपको चाहिए ताकि इनकी स्टेल्थ कोटिंग बरकरार बनी रहे। और भी कई सारी ऐसी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें कि आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस के साथ रखना होता है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजों को देखते हुए भारतीय नेवी के लिए जो टेड बीएफ बनाया जा रहा है वो 4.5 प्लस या प्लस प्लस कैटेगरी का कह दीजिए वैसा बनाया जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये 2 फेजेस में बनने वाले हैं। शुरुआत में 45 की संख्या में यही वाले टेड बीएफ होंगे, लेकिन जब टेड बीएफ मार्क 2 आएंगे वो फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे पूरी तरह से स्टेल्थ, जिन्हें कि 55 के नंबर्स में एक्वायर करने की इस समय प्लानिंग चल रही है। तब तक हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बन चुका होगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ खबरें निकल कर आई है और टेड बीएफ को लेकर कुछ अलग दावे किए जा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के जो निदेशक हैं गिरीश देवधर जी, उन्होंने टेड बीएफ को लेकर कई सारी बातें बताई है। पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये डेक से ऑपरेट होने वाला एक कैनार्ड डेल्टा विंग और ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन इसे फिफ्थ जनरेशन माइनर्स कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बताया है। यानी फिफ्थ जनरेशन तो नहीं है, लेकिन इसे 4.5 प्लस कैटेगरी में रखना भी सही नहीं होगा। ये फिफ्थ जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट है, यानी थोड़े से ही सुधारों के बाद जो फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सके उसे हम लोग फिफ्थ जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। और गिरीश देवधर जी की तरफ से बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए ये कहा है कि इसे फोर्थ जनरेशन का बिल्कुल भी ना कहा जाए। और वैसे यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है कि फिफ्थ जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट, तो इसे वैसे तो नया कॉन्सेप्ट कहा जा सकता है, लेकिन एक बार यूएस के साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। दरअसल यूएस एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर, उन्होंने F-16 के कुछ मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताया था और कहा था कि इसे हम लोग मॉडर्न करके एक हल्का और किफायती फिफ्थ जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि किफायती शब्दों को जोड़ा गया, यानी इकोनॉमिकली ये कम कीमतों पर अवेलेबल हो, और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर मेंटेनेंस की ज्यादा प्रॉब्लम्स ना जाए। इस वजह से फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने के बजाय फिफ्थ जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट ज्यादा सुटेबल रहेगा। और जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर ने ही पहली बार फिफ्थ जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा था। कहने का मतलब कि अक्सर हम लोग जब डिस्कशन करते हैं कि हमारे इतने सारे एयरक्राफ्ट्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं एक साथ, और इन सब के लिए कॉमन टेक्नोलॉजी बनाई गई है, और ये जो कॉमन टेक्नोलॉजी तैयार की गई है ये एमका को ध्यान में रखकर की गई है, जो कि एक फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। अब उसी टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग हमारे पुरानी जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जनरेशन में काफी ज्यादा सुधार होकर वो फिफ्थ जनरेशन के तो पूरी तरह से नहीं बन पाते, लेकिन फोर्थ जनरेशन को भी छोड़कर वो 5 माइनस जनरेशन के बन जाते हैं, जिसमें आपको ताकत तो वही वाली मिल रही है, लेकिन कीमतें काफी हद तक किफायती हो जाती है। और वैसे भी इस तरह के एयरक्राफ्ट्स केवल भारत ही नहीं बना रहा है, बल्कि हम लोगों ने साउथ कोरिया का भी देखा। साउथ कोरिया का भी जो KF-21 विमान है वो कुछ इसी तरह की कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला है। तो कहने का मतलब इनका रडार क्रॉस सेक्शंस वगैरह काफी ज्यादा कम होगा। केवल इंटरनल वेपन बे वगैरह की सुविधा इसमें आपको इनिशियली नहीं मिल पाएगी, लेकिन बाकी मैक्सिमम चीजें वही सारी होंगी जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में होती है। इससे आपके एयरक्राफ्ट की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो कई गुना और ज्यादा एनहांस भी हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग इन सारी चीजों को देखने के बाद हमेशा ही टेड बीएफ के पुराने और पहले वेरिएंट के ऊपर अटके रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके फेज 2 के ऊपर भी काम होगा, जिसे प्रारंभिक तौर पर टेड बीएफ मार्क 2 कहा जा रहा है। वो फुल्ली एक फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि 2035 तक सर्विस में आने की संभावनाएं बताता है। लेकिन तब तक भी जो हमारी नौसेना के पास एयरक्राफ्ट होंगे वो काफी ज्यादा दमदार और कैपेबल होंगे। 4.5 प्लस प्लस कैटेगरी से ये कई ज्यादा आगे होंगे। और इसे फिर भी अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो ये समझ लीजिए कि जो हम लोग रफाल M लेने जा रहे हैं उससे ये कई ज्यादा सुपीरियर होने वाले हैं।